स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत सामग्री की गहराई में जा रहे हैं। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। ये एक दिलचस्प दस्तावेज है क्योंकि ये कोशिश करता है प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और जो मॉडर्न गायनेकोलॉजी है उसके नजरियों को एक साथ लाने की। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास है। बिल्कुल। ये सामग्री आप देखें तो गर्भाधान की तैयारी से लेकर डिलीवरी के बाद की देखभाल तक स्त्री स्वास्थ्य के लगभग हर पहलू को छूती है। इसमें हमें सदियों पुराने जो अवलोकन है और आज का जो मेडिकल साइंस है, दोनों की समझ मिलती है एक तरह से। और हमारी आज की चर्चा का मकसद भी यही है कि इस मिले जुले ज्ञान के सागर से कुछ सबसे जरूरी और शायद कुछ हैरान करने वाली बातें निकालें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों दृष्टियां, प्राचीन और आधुनिक, इस सामग्री में कैसे साथ साथ दिखती हैं और स्त्री स्वास्थ्य की हमारी समझ को कैसे बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री स्त्री शब्द की उत्पत्ति पर बात करती है और अलग अलग उम्र में स्त्री के लिए जो नाम इस्तेमाल होते हैं, वयोभेदेन स्त्री संज्ञा, ये सिर्फ नाम है या इसका कोई गहरा मतलब भी बताया गया है स्रोत में? ये एक दिलचस्प शुरुआत है। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ नामकरण तक ही नहीं रखता है। ये एक तरह से स्त्री जीवन के जो अलग अलग चरण हैं, उनको मार्क करने का तरीका है। शायद उस चरण की शारीरिक और सामाजिक स्थिति को भी दिखाता हो। और इसके ठीक बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी में जाता है। जैसे त्र्यावर्ता योनि का जिक्र है। इसका मतलब है योनि की 3 परतें या क्षेत्र। आयुर्वेद मानता है कि हर परत का अपना खास काम या महत्व हो सकता है। साथ ही गर्भाशय की बनावट, जिसमें उसके मर्म यानी वाइटल पॉइंट्स और पेशी यानी मसल्स शामिल है, उनका भी काफी डिटेल्ड वर्णन है। अच्छा, हर परत के, यानी ये सिर्फ बाहरी अंगों तक सीमित नहीं है, अंदरूनी जो कार्यप्रणाली है उस पर भी ध्यान है। बिल्कुल, ये सतही जानकारी से इससे कहीं आगे जाता है। स्रोत आर्तववः स्रोतस और स्तन्यवः स्रोतस, इनके महत्व पर जोर देता है। स्रोतस, ये मतलब चैनल्स जैसा कुछ? हाँ, आप कह सकते हैं चैनल्स या मार्ग। एक मासिक धर्म से जुड़े स्रावों और ऊर्जा के प्रवाह के लिए, और दूसरा दूध उत्पादन और उसके प्रवाह के लिए। ये दिखाता है कि प्राचीन विचारकों ने शरीर को एक जटिल नेटवर्क के रूप में देखा था। और फिर बात आती है स्त्री श्रोणि की, फीमेल पेल्विस। इसके विभिन्न प्रकार, उनके डायमीटर्स और प्रसूति यानी बच्चे के जन्म में इसके महत्व का वर्णन। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये एक ऐसा बिंदु है जहां प्राचीन अवलोकन और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सीधे तौर पर मिलते हैं। पेल्विस का आकार और बनावट डिलीवरी को कितना प्रभावित कर सकता है, ये दोनों ही मानते हैं। शारीरिक रचना के बाद अगला लॉजिकल स्टेप शायद शरीर की कार्यप्रणाली होगी, जैसे मासिक धर्म चक्र। सही का, स्रोत इसे ऋतु चक्र कहता है। यहां जो बात ध्यान खींचती है वो है शुद्ध आर्तव और शुद्ध शुक्र के लक्षणों का वर्णन। अच्छा, यानी हेल्दी मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसा होना चाहिए और हेल्दी स्पर्म कैसे होने चाहिए। इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ का एक जरूरी इंडिकेटर माना जा रहा है। शुद्ध से क्या मतलब है यहाँ? क्या स्रोत इसे विस्तार से बताता है? हाँ, शुद्ध का मतलब यहाँ सिर्फ साफ सुथरा होना नहीं है। ये उन गुणों को दिखाता है जो गर्भधारण के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, जैसे रंग, गंध, मात्रा, और उसमें किसी तरह की असामान्यता न हो। स्रोत ये भी बताता है कि इस चक्र पर त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका क्या असर पड़ता है। त्रिदोष का भी? अच्छा। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया को शरीर और प्रकृति के एक बड़े बैलेंस के हिस्से के रूप में देखता है, जो एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है एक तरह से। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है रजस्वला परिचर्या। ये क्या है और इसे क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? रजस्वला परिचर्या मूल रूप से मासिक धर्म के दौरान पालन किए जाने वाले नियम और लाइफस्टाइल से जुड़ी सलाह है। इसमें डाइट, आराम और कुछ एक्टिविटीज से परहेज वगैरह शामिल हो सकता है। स्रोत का मानना है कि इन नियमों का पालन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर अच्छा असर डाल सकता है। ये दिलचस्प है। आज की सोच से भी मेल खाता है कि लाइफस्टाइल हेल्थ को प्रभावित करती है। बिल्कुल। इसके अलावा स्रोत बीज निर्माण यानी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया,
इस पर भी बात करता है। क्या ये सिर्फ आयुर्वेदिक अवधारणाओं तक ही सीमित है या इसमें मॉडर्न साइंस को भी शामिल किया गया है? यहीं पर वो इंटीग्रेशन दिखता है। स्रोत आधुनिक चिकित्सा के HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, हाँ, HPO एक्सेस। हाँ, मतलब जो ब्रेन और ओवरीज के बीच हार्मोनल कम्युनिकेशन का जटिल सिस्टम है, उसकी भूमिका को भी मासिक धर्म के रेगुलेशन में स्वीकार करता है। ये दिखाता है कि स्रोत दोनों ज्ञान प्रणालियों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हम प्रेगनेंसी के विज्ञान में आते हैं, जिसे स्रोत गर्भ विज्ञान कहता है। इसमें गर्भकर भाव का जिक्र है, ये क्या है? गर्भकर भाव वो फैक्टर्स हैं जिन्हें गर्भधारण के लिए जरूरी माना गया है। इसमें सिर्फ हेल्दी एग और स्पर्म ही नहीं, बल्कि सही समय, ऋतु, हेल्दी यूट्रस, क्षेत्र, पोषण, अंबु और यहाँ तक कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति, मन भी शामिल है। मतलब काफी सारे फैक्टर्स। हाँ, ये गर्भधारण को एक मल्टी डायमेंशनल घटना के रूप में देखता है। फिर गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन और गर्भावक्रांति यानी गर्भ के विकास की प्रक्रिया का वर्णन आता है। इस सेक्शन में गर्भ संस्कार और खासकर पुंसवन संस्कार का भी जिक्र है। स्रोत कहता है इनका उद्देश्य श्रेयसी प्रजा यानी उत्तम संतान प्राप्त करना है। इस पर थोड़ा और बताएंगे। गर्भ संस्कार एक काफी व्यापक अवधारणा है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले कई अनुष्ठान, मंत्रोच्चार, खास डाइट और एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखना शामिल है। माना जाता है कि इनका उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करना है। पुंसवन संस्कार इनमें से एक है, जो प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में किया जाता है। परंपरागत रूप से इसे पुत्र प्राप्ति से जोड़ा जाता रहा है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। हाँ, लेकिन हो सकता है स्रोत इसे उत्तम संतान के ज्यादा व्यापक अर्थ में पेश कर रहा हो। यहाँ ये देखना जरूरी है कि स्रोत इन प्राचीन प्रथाओं को किस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा है। क्या वो इन्हें सिर्फ पारंपरिक ज्ञान की तरह दर्ज कर रहा है या मॉडर्न नजरिए से इनकी व्याख्या भी कर रहा है? ये इंटीग्रेशन का एक सेंसिटिव पॉइंट हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, गर्भ के विकास के बारे में स्रोत और क्या बताता है? प्लेसेंटा वगैरह के बारे में? हाँ, काफी विस्तार से। स्रोत अपरा यानी प्लेसेंटा, गर्भनाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड और गर्भोदक यानी एमनियोटिक फ्लूइड के बनने की प्रक्रिया और उनमें जो संभावित असामान्यताएं हो सकती हैं, उनका भी वर्णन करता है। गर्भ का पोषण कैसे होता है, फीटल सर्कुलेशन कैसे काम करता है, इन सब पर जानकारी दी गई है। सबसे प्रभावशाली शायद मासानुमासिक गर्भ वृद्धि का वर्णन है, यानी गर्भ का महीने दर महीने विकास। बिना अल्ट्रासाउंड के ये पता करना कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि प्राचीन चिकित्सकों ने कितने ध्यान से गर्भ के विकास का अवलोकन किया होगा। वे गर्भ में शिशु की बदलती स्थिति, मतलब लाए, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, उसका भी वर्णन करते हैं, जो आज भी डिलीवरी मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब गर्भावस्था के दौरान देखभाल पर आते हैं। गर्भिणी विज्ञान, इसमें भी प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह की देखभाल का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ये सेक्शन प्रेगनेंसी में होने वाले सामान्य शारीरिक बदलावों और प्रेगनेंसी कंफर्म करने के तरीकों पर बात करता है। इसमें गर्भिणी परिचर्या का विस्तार से वर्णन है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की लाइफस्टाइल, डाइट और देखभाल रखनी चाहिए। साथ ही प्रजास्थापन गण का उल्लेख है। ये कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के समूह हैं जिनके बारे में माना जाता था कि वे गर्भ को स्थिर रखने और मिसकैरेज रोकने में मदद करते हैं। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके साथ साथ स्रोत मॉडर्न एंटीनेटल केयर, जिसमें वैक्सीनेशन, रेगुलर चेकअप्स और मैनेजमेंट के जो नेशनल हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी बराबर महत्व देता है। तो ये एक साफ मिश्रण दिखता है। हाँ, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मानकों का स्पष्ट सम्मिश्रण। क्या ये सिर्फ सामान्य गर्भावस्था की देखभाल तक ही सीमित है या कॉम्प्लिकेशंस पर भी बात करता है? सामान्य दिक्कतें हैं जिन्हें गर्भ व्यापाद कहा गया है, जैसे अरुचि यानी भूख ना लगना, छर्दी यानी उल्टी आना। दूसरी तरफ गंभीर स्थितियां हैं, गर्भिणी व्यापाद, जैसे प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान और मैनेजमेंट, और डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग यानी एंटीपार्टम हेमरेज।
इन सब के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के तरीकों पर चर्चा की गई है। और अगर भ्रूण से संबंधित कोई समस्या हो तो बच्चे से संबंधित उन्हें भी गर्भव्यापात के तहत कवर किया गया है। इसमें गर्भस्राव या गर्भपात, मिसकैरेज अबॉर्शन का जिक्र है और साथ ही भारत के MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का भी उल्लेख है। अच्छा, MTP एक्ट का भी। जी, इसके अलावा IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बच्चे की ग्रोथ धीमी होना, एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत कम यानी ओलिगोहाइड्रैमनियोज या बहुत ज्यादा यानी पॉलीहाइड्रैमनियोज हो जाना, RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, हाँ, वो ब्लड ग्रुप वाली प्रॉब्लम। हाँ वही, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी गर्भ का यूट्रस के बाहर ठहर जाना और IUFD यानी गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाना, इन जैसी कई जटिलताओं के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पर जानकारी है। यहाँ तक कि रक्तगुल्म जैसी स्थिति जो कभी-कभी प्रेगनेंसी का भ्रम पैदा करती है, उसके लक्षण, निदान और इलाज भी बताए गए हैं। मतलब ये स्रोत प्रेगनेंसी की संभावित चुनौतियों की एक बहुत बड़ी रेंज को कवर करने की कोशिश करता है। ये तो काफी व्यापक कवरेज है। प्रेगनेंसी और उसकी जटिलताओं के बाद अगला पड़ाव है डिलीवरी, प्रसव विज्ञान। स्रोत इसके बारे में क्या बताता है? प्रसव विज्ञान में डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया का बहुत बारीकी से वर्णन है। इसमें सूतिकागार यानी लेबर रूम की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर पारंपरिक सुझाव भी हैं और मॉडर्न लेबर रूम प्रोटोकॉल का समावेश भी है। डिलीवरी के अलग-अलग स्टेजेस, मैकेनिज्म ऑफ लेबर यानी बच्चा बर्थ कैनाल से कैसे गुजरता है, इसकी पूरी प्रक्रिया और लेबर की प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए पार्टोग्राफ जैसे आधुनिक उपकरण के उपयोग का भी वर्णन है। क्या इसमें दवाओं के इस्तेमाल का भी जिक्र है लेबर के दौरान? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। स्रोत डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली आधुनिक दवाओं का भी जिक्र करता है, जैसे यूटेरोटॉनिक्स। ये वो दवाएं हैं जो यूटरस के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती हैं। अच्छा, दर्द बढ़ाने वाली। हाँ, या नियंत्रित करने वाली। फिर टोकोलिटिक्स जो समय से पहले हो रहे कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने या धीमा करने के लिए दी जाती हैं, और एनाल्जेसिक्स यानी दर्द निवारक। स्रोत न केवल इन दवाओं का उल्लेख करता है बल्कि उनके उपयोग के लिए गाइडलाइंस भी देता है, जो फिर से प्राचीन ज्ञान के साथ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस के इंटीग्रेशन को दिखाता है। और जैसे गर्भावस्था की जटिलताएं थीं, क्या प्रसव की भी जटिलताओं का वर्णन है? बिल्कुल, स्रोत प्रसव व्यापद पर भी उतना ही ध्यान देता है। इसमें प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी पेन शुरू होना, प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी डिलीवरी का लंबा खिंच जाना, रिटेन्ड प्लेसेंटा यानी नाल का अंदर ही रह जाना। तो ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, और पोस्टपार्टम हेमरेज PPH यानी डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। इन गंभीर और जानलेवा स्थितियों के डायग्नोसिस, कारण और मैनेजमेंट के तरीके बताए गए हैं। ये साफ करता है कि डिलीवरी के दौरान आने वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। मैंने सुना इसमें मूढ़ गर्भ पर एक विशेष खंड है। इसका क्या मतलब है? मूढ़ गर्भ का लिटरल मीनिंग है भ्रमित गर्भ, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी बाधित प्रसव, जब बच्चा किसी कारण से सामान्य रूप से जन्म नहीं ले पा रहा हो। स्रोत इसके अलग अलग प्रकारों और कारणों का वर्णन करता है, जैसे बच्चे की एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चा सही पोजीशन में ना हो, या सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन CPD यानी बच्चे के सिर का आकार मां की पेल्विस की क्षमता से बड़ा हो। और इसके परिणाम और मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया? स्रोत इससे होने वाली जटिलताओं का भी उल्लेख करता है, जैसे मक्कलशूल, डिलीवरी के बाद होने वाला एक तरह का गंभीर पेट दर्द, या योनि संवरण, वजाइनल कैनाल का असामान्य रूप से सिकुड़ जाना या बंद हो जाना। मैनेजमेंट के लिए यहाँ फिर से मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश दिखता है, जैसे फोर्सेप्स या वैक्यूम की मदद से डिलीवरी कराना। असिस्टेड डिलीवरी। हाँ, असिस्टेड डिलीवरी और ज़रूरत पड़ने पर सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन करना। ये दिखाता है कि स्रोत गंभीर स्थितियों में जान बचाने के लिए आधुनिक उपायों को अपनाने से हिचकिचाता नहीं है। क्या इसमें और भी इमरजेंसीज का जिक्र है? हाँ, ये सेक्शन काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें दूसरी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज भी शामिल हैं, जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स, गर्भनाल का बच्चे से पहले बाहर आ जाना, यूटेराइन इन्वर्जन, गर्भाशय का उलट जाना, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड का मां के ब्लड स्ट्रीम में चला जाना। ये सब बहुत सीरियस कंडीशंस हैं। बहुत सीरियस। ऑब्स्ट्रेक्टिक शॉक और यूटेराइन रप्चर यानी गर्भाशय का फट जाना,
इन सभी खतरनाक स्थितियों का वर्णन है और स्रोत समय पर मरीज को हायर सेंटर रेफर करने के महत्व पर भी जोर देता है। इसके अलावा इंडक्शन ऑफ लेबर यानी डिलीवरी शुरू करने या ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर यानी डिलीवरी की गति बढ़ाने की तकनीकों का भी वर्णन किया गया है। प्रसव के बाद की अवधि यानी सूतिका में ज्ञान, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना, माँ के लिए? और इमोशनल सपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है। डिलीवरी के बाद शरीर में होने वाले सामान्य शारीरिक बदलाव यानी प्योरपेरियम और इस दौरान आने वाली समस्याओं सूतिका व्यापात का भी वर्णन है, जिसमें उनके डायग्नोसिस, कारण, लक्षण और इलाज शामिल हैं। ये माँ के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जरूरत को रेखांकित करता है। साथ ही इसमें विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों, कॉन्ट्रासेप्शन पर भी चर्चा की गई है। और अंत में स्तन्य विज्ञान यानी स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग का विज्ञान। हाँ, ये अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खंड है। इसमें स्तनपान की पूरी प्रक्रिया यानी फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन को समझाया गया है। बच्चे को सही ढंग से स्तनपान कराने की जो तकनीकें हैं, टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उन पर जानकारी दी गई है, जो सफल स्तनपान के लिए बहुत जरूरी है। क्या इसमें स्तनपान से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र है, जैसे दूध न बनना या इन्फेक्शन वगैरह? बिल्कुल, ये सिर्फ फायदों पर ही नहीं रुकता, ये ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी आम समस्याओं पर भी बात करता है, जैसे स्तन्य दृष्टि, जिसका मतलब हो सकता है दूध की क्वालिटी या क्वांटिटी में कमी या कोई खराबी। इसके अलावा स्तनों में सूजन और संक्रमण होना यानी मैस्टाइटिस और स्तन में फोड़ा बन जाना यानी ब्रेस्ट एब्सेस जैसी स्थितियों के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया है। हाँ, ये स्तनपान के महत्व के साथ साथ प्रैक्टिकल चुनौतियों से निपटने के ज्ञान पर भी जोर देता है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग पर आधारित यह स्रोत सामग्री स्त्री स्वास्थ्य को एक बहुत ही व्यापक नजरिए से देखती है। गर्भाधान की प्लानिंग से लेकर प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टमार्टम केयर तक हर स्टेज कवर किया गया है। और सबसे खास बात है, प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों जैसे वो परिचर्या और संस्कार और आधुनिक चिकित्सा ज्ञान जैसे नेशनल हेल्थ गाइडलाइंस, टेस्ट्स, दवाएं और सर्जिकल प्रक्रियाएं, इनको एक साथ लाने का प्रयास। हाँ, ये इंटीग्रेशन का प्रयास ही से खास बनाता है। इसमें एक तरफ परिचर्या जैसे नियम हैं जो लाइफस्टाइल और होलिस्टिक केयर पर जोर देते हैं, संस्कार जैसी अवधारणाएं हैं जो मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को महत्व देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लिकेशंस और इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के स्पष्ट और विशिष्ट दिशा निर्देश भी हैं। ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान की दो अलग-अलग धाराएं एक साथ आकर स्त्री स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल में योगदान दे सकती हैं। कम से कम इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। इस पूरी पड़ताल के बाद एक विचार मेरे जहन में आ रहा है कि प्राचीन ज्ञान प्रणालियों में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और अनुभव, एक्सपीरियंस पर आधारित समझ कितनी गहरी थी। उन्होंने शरीर की प्रक्रियाओं को कितनी बारीकी से देखा और समझा होगा, वो भी बिना आज की टेक्नोलॉजी के। और ये ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट हो सकता है। शायद असली चुनौती और अवसर इसी में है कि कैसे इन दोनों सदियों पुराने अनुभव वाले ज्ञान और आज के साइंटिफिक रिसर्च के सबसे अच्छे पहलुओं को प्रैक्टिकली इंटीग्रेट किया जाए, ताकि स्त्री स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर और ज्यादा होलिस्टिक बन सके। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।